नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, ये हमारे बॉस हैं, बड़े भाई हैं, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमने इनको इनवाइट किया है और ये हमारे इनविटेशन पर आए हुए हैं। पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जांगड़ है। मैं कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी का 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बट बेसिकली अभी मुंबई में रहता हूँ। तो बस लास्ट 2-3 महीने बाकी है हमारे। तो अभी अपने भाई ने, अनिल जी ने कहा था मुझे कि जाते जाते जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो 4-5 साल यहाँ पे हुई है अपनी, जो मैं आपको पहुँचा सकूँ अपने माध्यम से, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। तो राहुल भाई, मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूँगा कि जब आप आए थे तब MCI का जो रिजल्ट था 5 या 6% था मैक्सिमम। आज रिजल्ट जा रहा है 23, 24, 25%। अचानक ये चरघातांक की वृद्धि कैसे हुई? बात है कि एक्चुअली क्या है, पहले जब हम आए थे 4-5 साल पहले, तो उस टाइम नीट जो है वो क्वालिफाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन अभी 2-3 साल पहले जो नए गाइडलाइंस आए उसके हिसाब से तुम्हें नीट क्वालिफाई करना पड़ता है यहाँ पे आने से पहले। तो इस वजह से कुछ कहीं ना कहीं जो कैपेबल नहीं थे बच्चे, तो वो कम हो गए। जो कैपेबल हैं, जो अच्छे हैं बच्चे पढ़ने में, एक्चुअली वहीं आ रहे हैं यहाँ पे। और पहले अपनी यूनिवर्सिटी भी इतनी नहीं थी यहाँ पे। हम जब आए थे यहाँ पे 2-3 ही यूनिवर्सिटीज़ थी, और पिछले 3-4 साल में यहाँ पे और 5-6 मतलब और खुल गई हैं यूनिवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ के उसमें भी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं उन चीज़ों में, अच्छी फैकल्टी ला रहे हैं। और पेरेंट्स भी है वो जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि पहले एडमिशन इतने आते नहीं थे, अब ज़्यादा आ रहे हैं एडमिशन। अब तो हमारे कज़ाक रशियन में ही शायद 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जो जिसने 500 से ऊपर, 600 से भी ऊपर स्कोर किया है अपने नीट में। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छे बच्चे आएंगे तो अच्छे बच्चे निकल पाएंगे यहाँ से, और उसका स्कोर भी अच्छा रहेगा उसकी। राहुल जांगड़ भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कजाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, आपने यहाँ उतार चढ़ाव देखे हैं, प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, काफ़ी चीज़ें ऐसी आई होंगी, आपने एंटरटेनमेंट भी किया होगा। अब ऑलमोस्ट आपकी डिग्री कंप्लीट होने पर है, तो आपने जो अनुभव किया कि इन चीज़ों का स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, अगर ये ना करें तो आप और अच्छे से अपने ड्रीम को हासिल कर सकते हैं, उसके समीप पहुँच सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे स्टूडेंट दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा? हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम जब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आप सब जानते हो कि नीट दे के जब बच्चे आते हैं तो उनकी एज इतनी नहीं होती। 18 साल 19 साल की एज में जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो हम सब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। लेकिन जब फ़ौरन आते हैं हम, तो यहाँ का चकाचौंध जो हमें मिलती है कि हम विदेश जा रहे हैं, हम यहाँ पे अच्छी सिटी है। एक्चुअली अलमाटी क्या है कि जैसे कि इंडिया में मुंबई है, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई इंडिया का, ऐसे ही अलमाटी यहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल है। तो यहाँ की चकाचौंध में इंसान गुम जाते कहीं ना कहीं, कि बच्चे अपने आप का अपना अच्छा बुरा समझ नहीं पाते। जिस उम्र में हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या क्लब्स वगैरह हैं, ड्रिंक्स भी बहुत कम कॉस्ट में मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भटकने का चांस बहुत जल्दी होता है इंसान में। तो अगर आपकी सही संगत नहीं रहेगी, सही दोस्त नहीं होंगे, अगर आपके गाइडेंस सही नहीं मिलती आपको, तो आप कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब आप यहाँ पे आए तो अपना ड्रीम जो है, अपना गोल जो है, उसको फोकस में रखें कि मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। और अपनी जो संगति है, अपने दोस्त हैं, वो चुन के बनाएं, देख के कि तुम्हें क्या अचीव करना है और आपको कैसे लोग होने चाहिए अपने आसपास, ताकि नेगेटिविटी आप पे अफेक्ट ना करे। जैसे कि हम इंडिया में पढ़ते थे तो पेरेंट्स जो है हमें फोर्स करते हैं बच्चे कि पढ़ो, क्या करोगे आगे। यहाँ आपको बोलने वाला कोई नहीं होता है, यहाँ आपको पेरेंट्स नहीं बोलते क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है वो। तो यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर आपको खुद समझना पड़ता है कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है। और जब तक आप समझ पाओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, ये तो है। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप यहाँ पे आओ तो फोकस रहना है, ताकि आपको आगे पछतावा ना हो। ये बात है। इसके अलावा राहुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इंडिया में रैगिंग का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, अब आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है, तो आप एक बार ऑडियंस के लिए बताइए कि रैगिंग का यहाँ कोई इतना खास चलन है या नहीं है, फिर किस लेवल की रैगिंग की जाती है? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम यहाँ आते हैं तो सबकी मेंटलिटी ऐसी होती है कि जैसे हम इंडियंस हैं और इंडियंस आ रहे हैं यहाँ पे दूर। यहाँ पे जब आप अपने परिवार से दूर आते हैं इतने, और अपने घर वालों से दूर आते हैं, तो हमारी भी एक यही मेंटलिटी होती है कि यार जब कोई आ रहा है यहाँ पे तो उसे परेशान ना किया जाए, जितनी हो सके उसको सपोर्ट किया जाए, उसकी हेल्प की जाए। रैगिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करते हैं तो उसे रैगिंग, तो वही रैगिंग होती है। सीनियर्स कभी आते हैं आपके पास तो आपकी बस इंट्रोडक्शन लेते हैं, कभी कभी नाम पूछते हैं, या फिर आपको जो अच्छा लगता है आप सिंगिंग कर सकते हो उनके सामने। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपसे इंट्रो वगैरह में ले सकते हैं। वरना ऐसे जैसे इंडिया में जैसे बताए जाते हैं लोगों को कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है, टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है उनको, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता।
यहाँ पे जो सीनियर्स जो है, क्योंकि वो खुद अपने आप ने उन्होंने देखा है पिछले साल 2 साल में कैसे इन्होंने टैकल किया है यहाँ पे, तो वो अगले अपने जूनियर्स को परेशान नहीं करते, उनके लिए सपोर्टिव रहते हैं उन चीज़ में लेके। तो रैगिंग में कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे रैगिंग। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, ना मैं रैगिंग के साथ हूँ ना मैं खिलाफ हूँ। जब तक रैगिंग देने वाला और लेने वाला दोनों खुश हैं, वो रैगिंग नहीं है। जी। अगर एक भी आदमी उससे संतुष्ट नहीं है, फिर आप मतलब बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहे हो, फिर आप गलत कर रहे हो। अगर दोनों को एंजॉय आ रहा है तो अब लीजिए, इंट्रोडक्शन लीजिए, जूनियर को बताइए। और यहाँ आते में जूनियर्स, आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को स्टार्टिंग में आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उनको आपकी नहीं आती, और मोस्टली लड़के ग्रामीण एरिया से आ रहे हैं, उनकी इतनी परफेक्ट इंग्लिश भी नहीं होती, और फिर यहाँ के लोगों की भी इतनी परफेक्ट इंग्लिश नहीं है। तो जो आपका ये माध्यम है बात करने का, ये नहीं, तो सीनियर आपकी बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपनी जो यहाँ की लैंग्वेज पर कमांड हो जाती है। तो अगर हो सकता है कोई सीनियर आपसे कुछ कह भी दे, मैं सभी सीनियरों के बारे में नहीं कहता, हर तरीके की आपकी मेंटलिटी है सीनियर की, तो आप उसको नज़रअंदाज करें और भैया कहते हो अपना काम निकालें 1-2 साल, दुश्मनी और पंगा ना लें। ये क्योंकि वो आपसे अगर 2 शब्द कह रहा है, कल को प्रॉब्लम आ गई तो आपकी 4 कदम आगे बढ़ के हेल्प भी करेगा। इसके अलावा राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अलमाटी है ये, आपने इसकी सब चीज़ें घूमी, ऑलमोस्ट ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा होगा जो आपने नहीं घूमा हो। तो आप यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की जो घूमने लायक चीज़ें, यहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, इसके बारे में, मतलब अलमाटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अलमाटी जो है ये बहुत ही सुंदर है। जैसे कि यहाँ पे हरियाली काफ़ी है, यहाँ के लोग नेचर को बहुत सपोर्ट करते हैं। और जो यहाँ पे वेदर आपको पता है कि यहाँ पे स्नोफॉल होती है। जब यहाँ पे आएंगे तो आपको शिमला जैसी फीलिंग आएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप साथ ही साथ अपनी विंटर्स वगैरह जो है, विंटर है, स्नोइंग है, आप इसका मज़ा ले पाएंगे। और जब गर्मियाँ आती है तो यहाँ पे हरियाली होती है, तो काफ़ी उस चीज़ में आप अपने आप को घूम सकते हैं। यहाँ पे जगह भी काफ़ी है, नदियाँ हैं यहाँ पे, ज़ू है, रिवर्स है, लेक है, तो काफ़ी सारी यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह भी है। जैसे कि आप सर्दियों के टाइम में जब स्नोफॉल होती है तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हैं, मेडियो वगैरह जो है, तो आप ट्रैकिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे आए हैं आप तो बंधे हुए हैं, आपको टाइम पे मौके मिलते हैं। आपको अपने आप को टाइम निकाल के आप जब घूमेंगे यहाँ पे, तो आप अपने आप को काफ़ी फ्री महसूस करेंगे और काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। तो राहुल भाई जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट इंडिया से अलमाटी आ रहे हैं, उनके लिए आप ये बताइए कि यहाँ महंगाई का लेवल क्या है कजाकिस्तान में, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो महंगी मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, क्या अफोर्डेबल हैं या नहीं है, आपका इस पर क्या विचार है? जैसे कि महंगाई का ये हिसाब है कि जो चीज़ें जहाँ उत्पन्न होती है वहाँ वो सस्ती होती है, जो जिसे इंपोर्ट करते हैं हम बाहर से तो वहाँ महंगी हो जाती है। इंडिया में भी यही चलता है तरीका। जैसे कि यहाँ पे जो है ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पे जो बादाम, काजू वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स है, जैसे स्ट्रॉबेरीज है, एप्पल है, सेब वगैरह, तो यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है महंगाई यहाँ पे। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे आते हो तो आपका बहुत खर्चा होता है, ये आपके हाथ में है। और महंगाई इतनी है कि आप अफोर्ड कर सकते हो उन चीज़ों को। इतना बहुत डिफरेंस नहीं है इंडिया में। यहाँ पे जो चीज़ वहाँ महंगी वहाँ यहाँ सस्ती है, यहाँ महंगी वो वहाँ सस्ती है। तो अपने हिसाब से आपका नॉर्मल खर्चा होता है, ज़्यादा महंगाई नहीं है इतनी। तो राहुल भाई जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट आते हैं तो वो पहले से ही, जैसे मैं भी एडमिशन का काम करता हूँ, पूछते हैं भैया मुझे फ्लैट पर रहना चाहिए, हॉस्टल पर रहना चाहिए, तो आपका क्या मानना है, फ्लैट ज़्यादा सूटेबल है कि हॉस्टल ज़्यादा सूटेबल है स्टूडेंट को रहने के लिए? बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने बताया था 17, 18, 19 साल की उम्र में आते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आते हमें यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, हमें कल्चर नहीं जानते, लोगों को नहीं जानते इतने। तो स्टार्टिंग में तो हमें हॉस्टल ज़्यादा सही होता है, क्योंकि वहाँ पे जब आप नए आते हो तो कई बार क्या होता है कि आपके सीनियर्स भी होते हैं हॉस्टल में, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के होते हैं। तो आप जब यहाँ पे आते हो तो आप जब हॉस्टल में रहते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो अपने आप को। और सिक्योरिटी वाइज भी आपकी वहाँ पे देखभाल अच्छी होती है, वार्डन्स होते हैं वहाँ पे, आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपका ख्याल रखते हैं, ताकि तो अगर जैसे 1-2 साल में जब आप यहाँ की लैंग्वेज सीख जाओ, यहाँ के कल्चर को जान जाओ, तब आप फ्लैट ले सकते हो। यहाँ पे फ्लैट में क्या है कि आपको एक अच्छी सुविधा मिल जाती है कि आप जब चाहो जब आ सकते हो, जा सकते हो, आप फ्री रह सकते हो यहाँ पे। तो राहुल भाई, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आज भी हमारे इंडिया में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रामीण एरिया में पढ़ रहे हैं, वो हिंदी मीडियम के हैं, और कई बार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, भैया मुझे एडमिशन लेना है लेकिन मैं हिंदी माध्यम के आऊँ, तो मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आएगी? लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर योर सक्सेस। आपकी भाषा, आप किस भाषा से बिलोंग करते हैं, आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से हैं, इससे आपका फ्यूचर डिपेंड नहीं करता। देखिए काफ़ी एग्जांपल ऐसे भी है, हमारे बैच में काफ़ी है, जिसमें काफ़ी ग्रुप्स में हिंदी मीडियम वाले टॉप करते हैं, जो अपने मेडिकल टर्म्स जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं काफ़ी। बट ये जब आप पढ़ते हैं तो आप उन सीख जाते हो उनको, वरना अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेके, तो आप 3 महीने का कोर्स होता है इंग्लिश का,
वो करके आ जाइए। स्पीकिंग का 3 महीने वोकैबुलरी कोई 3 महीने का हो, 3-4 महीने 6 महीने का होता है। अगर वो भी नहीं करते आप, मैं तो ये कहूँगा कि आप उतनी मेहनत करिए मत, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे जब आप आते हो तो आप 5-6 महीने में जब कंटिन्यू यहाँ पे बोलते हो, पढ़ते हो, तो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोलने का फ्लो बन जाता है आपका। तो आप अपने आप इस चीज़ों को सीख जाते हो। इंग्लिश कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आपको, अगर पढ़ाई करनी है आपको इन चीज़ों को लेके। क्योंकि देखो, अगर आप में बात है ना, जब आप कोई भी कंपटीशन देते हो, जब पढ़ते हो आप, तो वहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये नहीं है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, ये होता है कि आपको पढ़ाई कितनी आती है, आपने कितना पढ़ा है उस चीज़ को लेके। अगर मुझे इंग्लिश फ्लो आ रही है, मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मेरे को ठीक है, मैं फ्लो में इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो इंग्लिश का मतलब क्या है? सही है। भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन भाषा किसी भी आदमी के इंटेलिजेंस होने का एक पर्यायवाची नहीं है। आप काफ़ी मैंने ऐसे फैमिली देखी हैं जिनके 3 पीढ़ियों से डॉक्टर हैं, वो IAS RAS की पार्टी में जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ हिंदी बोलने पर कुछ फ़ाइन लगता है, तो उनका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होता है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते, ज़्यादातर मोस्टली एग्जामों में इंग्लिश मीडियम वाले ही टॉप कर रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो माध्यम का कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में बातें, चाहे कि अभी 2023 में आने वाला है, 25, 26। इसके अलावा कंफर्म किसी के पास अपडेट नहीं है, क्या शेड्यूल है क्या नहीं है। कुछ लोग अपने लेवल पर आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म तय है वो आएगा जिस हिसाब से बदलाव हो रहा है। तो आप आने वाले स्टूडेंटों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की कैसी उनकी तैयारी हो, किस प्रकार से वो पढ़ाई करें कि स्टार्टिंग में ही वो अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें? क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम का दूसरा मतलब ये है कि इंडिया के जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके साथ आपको एग्ज़ाम में बैठना है। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से टॉप किया, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जीन्स हैं वो इंटेलिजेंस की, तो उनके साथ आप कैसे कदम से कदम मिला के चल सकें, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं ये कहूँगा कि आपको क्या लगता है कि टॉपर कौन होता है? ठीक है, टॉपर हम और आप जो टॉपर पता नहीं होते। ठीक है, ये कहूँगा कि अगर आपने कहीं ना कहीं अगर आप नीट में आपने कम स्कोर किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट में स्कोर नहीं कर सकते। आपके पास 5 साल का वक्त होता है जब आप MBBS करने आते हो। 4-5 साल अगर आप कंटिन्यू अगर किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, और आप डेली के 3-4-5 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप अपने आप को इतना बिल्ड कर लोगे कि आप कोई भी कंपटीशन दे सकते हो उस चीज़ में। लेकिन और ये है कि एक फ़ायदा ये होता है कि जो नेक्स्ट है, जैसे कि बाकियों की जैसे कोई कट ऑफ नहीं है उसकी, मतलब वो नहीं है कि आप स्टार्टिंग के 500 बच्चे या 1000 बच्चे, कोई सीट कंफर्म नहीं है कि इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे। वहाँ पे कट ऑफ होती है कि इतने % से ऊपर जो बच्चे जाएंगे। क्वालिफाइड मार्क्स होता है, एक रेड लाइन होती है वो क्रॉस करनी होती है, चाहे 1000 बच्चे कर जाओ चाहे 1 करो, 1 करो 1000 करो नहीं है, हाँ, ना कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है कि हम मेरे नीट में कब आए थे या फिर मैं टॉपर नहीं हूँ, तो ये चीज़ें कभी भी आपको बांध नहीं सकती उन चीज़ों को लेके, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो कोई चीज़ को, तो आप अपने आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो और आप क्लियर कर लोगे उन चीज़ों में, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज़ में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हो सकता है ये बातें टेबल पर कही जा रही हैं, कहने में बहुत सरल है। ये जो MBBS कोर्स है, जो हमारे हिंदुस्तान के टॉप एग्जाम है, टॉप कोर्स है, उनमें एक बहुत ज़्यादा सम्मानीय कोर्स है। तो इतना आसान तो नहीं है कि आप आओ और 5 साल टाइम पास करो, डिग्री लेके डॉक्टर बन जाओ। मेहनत, त्याग, बलिदान हर चीज़ मांगेगा। तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर होकर आके तब इस कोर्स में आप एडमिशन लें। मैंने कई लोगों को इतने करीब से जानता हूं जिनका कैरियर बनते हुए भी देखा है, पिंगड़ते हुए भी देखा है। तो ये डिसाइड या फिर ये फैक्टर डिपेंड आप पे करेगा कि आप इस चीज़ को कैसे एंजॉय करके ले रहे हो या हल्के में ले रहे हो। क्योंकि एक डिग्री लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री के बाद जो प्रैक्टिस और आप जो डायरेक्ट एक के जो आम आदमी उसके टच में रहोगे, आप क्या IAS IPS बन जाते हो तो आम आदमी के इतने टच में नहीं रहेगी, आपके नीचे हैं संभालने वाले। यहाँ आप रूबरू होगे तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो आप अगर सपना देख ही लिया आपने पूरा करने का, तो आप एडमिशन लें, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा राहुल भाई का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे बुलाने पर आप यहाँ आए, और धन्यवाद भैया आपके लिए। और आप भी अच्छे से मेहनत करें, और 2 महीने आपके बच्चे हुए हैं, और मैं भगवान भोलेनाथ और गोवर्धन महाराज से कामना करूँगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में MCI निकालें और अपने सपनों को पूरा करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।